पॉलिटिक्स बतियाएंगे, ट्रंप की पॉलिटिक्स, इंडिया की पॉलिटिक्स, जिसको राजनयिक, इंटरनेशनल अफेयर्स, डिप्लोमेसी, इन सब के सिलसिले में जिनकी बात होती है। हमारे साथ वॉशिंगटन डीसी से, अमेरिका की राजधानी, जीके में हमने ये सवाल रटा था, वहाँ से जुड़ रहे हैं इंडिया टुडे के करस्पॉन्डेंट रोहित शर्मा जी। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सौरभ जी। और हमारे साथ स्टूडियो से हैं प्रणय जी, ये इंडिया टुडे ग्लोबल से जुड़े हुए हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। रोहित बाबू, सबसे पहले आप ही के पास आते हैं, जरा बताइए डीसी का मिजाज कैसा है। ये ट्रम्प साहब अपने मन से हौके पड़े हैं, कुछ उनके ऊपर रिपब्लिकन ग्रुप से ही कुछ प्रेशर आ रहा है, निकी हेली वगैरह के तो हमने स्टेटमेंट देखे हैं। ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक है, इंडिया को सिर्फ वेट एंड वॉच करना है, पेशेंटली वेट करना है, इस बहाने डोमेस्टिक लेवल पे रिफॉर्म्स करने। लेकिन अमेरिका में बज़ क्या है, पॉलिटिकल सर्कल में और फाइनेंशियल सर्कल में? देखिए, पहले तो प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात कर लेते हैं। उनका ये टैरिफ वाला जो मुद्दा है ये नया नहीं है। आई मीन, जो वो जब पॉलिटिक्स में नहीं आए थे तब भी वो टैरिफ की बात करते थे। 2015 में जब वो कैंपेन रन कर रहे थे तब उन्होंने टैरिफ्स की बात की थी। पहले अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जब वो आए तो हार्ले डेविडसन को लेके बार बार भारत का जिक्र करते थे और टैरिफ्स की बात करते थे। तो आई थिंक ये मुद्दा इज वेरी क्लोज टू हिज हार्ट। कहीं ना कहीं उन्होंने ये लोगों को समझाया है अपने तीनों कैंपेन में, 16, 20 और 24 में, कि हमारे पास आज इंडस्ट्रीज इसलिए नहीं बची है क्योंकि हम लोग बाहर से चीजें लेके आते हैं और वो बहुत सस्ते दामों में यहाँ पे बेची जाती है और यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है। तो उनका ऐसा मानना है कि अगर टैरिफ लगाई जाएगी बाहर से जो चीजें आती है उनके ऊपर, तो अपने आप जब वो कीमतें इक्वल हो जाएगी तो लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चर चीजें करना शुरू कर देंगे। और आप देखिए जितनी भी डील्स उन्होंने साइन किए उसमें वो इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं। साउथ कोरिया ने करीब 300 बिलियन 400 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है, जापान ने किया है, ईयू ने किया है, हर किसी ने ऑलमोस्ट किया है। तो आई थिंक ये एक पहला उसका आई थिंक पहला लेयर है। द सेकेंड लेयर इज कि उन्होंने ये भी कहा है और बार बार कहा है कि ही वॉन्ट्स टू यूज ट्रेड एज अ वेपन, और अपने जो उनकी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए, विच कुड बी एनीथिंग। और भारत के केस में उन्होंने साफ किया कि एक जियो पॉलिटिकल मुद्दे को उठा के उन्होंने भारत पे 50% जो है टैरिफ्स लगाई है। अगर ब्राजील को देखे तो वहां पे उन्होंने कहा कि देखिए जो लीडर जेल में है उनके साथ बहुत गलत हो रहा है, एक विच हंट चल रहा है, मैं ब्राजील के ऊपर 50% जो है टैरिफ लगाता हूं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक वो ये दोनों चीजें एक साथ कर रहे हैं। और जहां तक अमेरिकन का सवाल है, काफी लोगों का ऐसा मानना है कि शायद ये सही तरीका नहीं है या ये अमेरिकन वैल्यू सिस्टम नहीं है जो अमेरिका ने एक फ्री ट्रेड और एक इनसे ये सारी चीजें बातें की थी, अभी तक की थी, जो नॉट टू डिस्टेंट 20-25 साल पहले की भी बात नहीं है, अभी तक की बात है। तो ये सरप्राइजिंग है। तीसरा इसमें यह भी है कि जो बाकी के जो पॉलिटिशियंस हैं जो जिन्होंने ट्रम्प को सराउंड किया हुआ है वो सारे वॉल स्ट्रीट के हैं। आप बेसेंट का नाम ले लीजिए, आप लटनी का नाम ले लीजिए, आप उनके जो एडवाइजर्स हैं उनका नाम ले लीजिए, सारे के सारे वॉल स्ट्रीट से हैं। तो दे नो हाउ टू पुश द राइट बटन्स। और इसलिए हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो देश है या यूरोपियन संघ है, यूरोपियन यूनियन है, इन्होंने भी अमेरिका के साथ ट्रेड डील साइन कर ली है। तो इससे वो ज्यादा बोल्स्टर्ड हो गए हैं। उनको लगता है कि अब वो अपनी मनमानी कर सकते हैं और इसलिए वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी कई लोगों का मानना है कि देखना होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ये भी चेता रहे हैं साथ साथ, वॉलमार्ट को उन्होंने 2 बार कहा है कि अगर आप टैरिफ्स लोगों कंज्यूमर तक पास करेंगे तो फिर मुश्किल होगी। आपने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया है तो आपको यू हैव टू ईट अप दीज टैरिफ्स। तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस इस तरह से चीजें करेगा, लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है अमेरिकन कंज्यूमर को इसकी कीमत चुकानी होगी और उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रम्प क्या करेंगे वो हमें देखना होगा सौरभ। और जो वहाँ के चाइना वॉचर्स हैं या इंडिया वॉचर्स हैं, प्रधानमंत्री मोदी चीन के दौरे पे जा रहे हैं, ब्रिक्स को लेकर नए सिरे से गतिविधियाँ चल रही हैं, हमारी ब्राज़ील के राष्ट्रपति से बात हुई, फिर भारत और रूस के बीच बात हुई, इन डेवलपमेंट्स को कैसे पढ़ा जा रहा है? देखिए, कंसर्न है और ये बात काफी लोग कह रहे हैं कि अमेरिका ने पहले एक बहुत बड़ी गलती की चाइना को आइसोलेट करके। अब चाइना और जो रशिया एक ब्लॉक बन चुका है। हमने देखा है किस तरह से अब वो दोनों देश के जब लीडर मिलते हैं कितनी गर्म जोशी से मिलते हैं और स्ट्रेटेजिकली डीपन किया है उन्होंने अपना अलायंस। तो काफी लोगों का ये मानना है कि शायद डोनाल्ड ट्रम्प के इस रवैये से ऐसा ना हो कि भारत भी उस खेमे में चला जाए और जो आरआईसी की बात होती है, यहाँ पे ब्रिक्स की हम बात कर ले, वो बजाय उसे कमजोर करने के उसे और ज्यादा मजबूत कर बैठे डोनाल्ड ट्रंप। अगर आप प्रेसिडेंट बाइडेन की बात करें तो हमारे रिश्ते बहुत ज्यादा इंप्रूव हुए थे प्रेसिडेंट बाइडेन के अंदर। किसी ने कहा सोचा नहीं था, लोग कहते थे डेमोक्रेट्स आ गए अब पता नहीं क्या होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन द रिलेशनशिप वेंट फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। उसका कारण ये था कि आप भारत को अपने पास रखना चाहते थे, सो दैट आप ब्रिक्स जैसी चीजें या भारत और रशिया और चाइना एक ना हो जाए, उससे भारत को
अलग रखना चाहते थे, और ये भारत के लिए भी काफी अच्छा था क्योंकि हम एक स्ट्रेटेजिकली ऑटोनॉमी की जो हम बात करते हैं उसमें हम दिख रहे थे विश्व पे। अब आप देखिए क्या हो रहा है। अब जैसा कि आपने कहा, प्रधानमंत्री मोदी चाइना जा रहे हैं 7 साल बाद, व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं, ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है वो भारत को कॉल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगा रहे हैं कि क्या इससे अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को आने वाले समय में नुकसान होगा। और अगर भारत जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर, और कल भी हमने देखा स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा देखिए प्रेसिडेंट ट्रम्प जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, लेकिन भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो क्या भारत एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर रह पाएगा ट्रम्प 2.0 में? ये लोग सवाल उठा रहे हैं। और अभी भी मुझे नहीं लगता कि जो प्रेसिडेंट बाइडेन के इर्द गिर्द के लोग हैं उन्हें ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन बाकी जो थिंक टैंकर्स हैं या जो ट्रम्प 1.0 के भी लीडर्स हैं, आपने निकी हेली का नाम लिया, आप जॉन बोल्टन की बात कर सकते हैं, आप सेक्रेटरी पोम्पेयो की बात कर सकते हैं, दे आर कंसर्न कि ये हो क्या रहा है। और इससे शायद जो अमेरिका की पिछले 8, 10, 15 सालों की जो पॉलिसी थी भारत को लेके, उसमें बड़ा बदलाव आ रहा है, एंड दे आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। एक आखिरी सवाल रोहित आपसे ये है कि खबरें आ रही थी सूत्रों के हवाले से कि ट्रेड डील बस अब होने को है, अब हुई कि तब हुई। और इसी तरह की हम चूंकि यूके से भी सुन रहे थे, फिर हमने देखा कि प्रधानमंत्री 20 सेशन में गए और वो डील साइन करके आए, फिर मालदीव होते हुए इंडिया लौटे। गरारी अटकी कहां पे? देखिए, ये खबर 100% स्पष्ट थी सौरभ की ट्रेड डील होने में ही है। ट्रेड डेलीगेशन अमेरिका आके रुका था, वॉशिंगटन डीसी में वो 1 हफ्ते रुके थे, और माना जा रहा था, और ये हुआ है बाकी देशों के साथ भी, कि फाइनल कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप लेते हैं। और उन्होंने वो फाइनल कॉल, जब उन्होंने चीजें उसकी रिव्यू की, एक नेगोशिएटेड डील की चीजें उन्होंने रिव्यू की, ही डिड नॉट लाइक सर्टेन थिंग्स। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं एग्री नहीं करता इन चीजों को लेके। और ये उन्होंने भारत के साथ ही नहीं किया है, उन्होंने जापान के साथ भी किया है, सेम चीज की है। ट्रेड डील नेगोशिएट होने के बाद सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने चीजें रिव्यू की और उनके ऊपर फिर से बढ़ाया टैरिफ को। आई थिंक दे वांटेड टू डू समथिंग सिमिलर विद इंडिया, और फिर भारत ने तो ऑब्वियसली आके कह ही दिया कि हमारी रेड लाइंस क्या आती है, हम डेयरी और एग्रीकल्चर इन चीजों को जो है एक्सपोज नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है दैट वाज द रेड लाइन। लेकिन निगोशिएटर्स ने अपने लेवल पे आई थिंक एक डील पुख्ता कर ली थी, विच वाज जस्ट अवेटिंग अ साइन अप फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जो हो नहीं पाया। थैंक यू रोहित। प्रणय, अब मैं आपका रुख कर रहा हूँ। हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी के आने के बाद से खास तौर पे इंटरनेशनल अफेयर से जुड़े मुद्दे अब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का मुद्दा भी हैं। चाहे वो 56 इंच की छाती का नैरेटिव, पाकिस्तान को क्या किया, चीन को क्या किया, अमेरिका में कैसा स्वागत हो रहा है। तो ब्रांड मोदी में एक बड़ा ये था कि देखिए साहब, विदेश की धरती पे आप हाउडी मोदी आके करते हैं या बाकी चीज़ें करते हैं। किस तरह का डेंट लगा है? क्योंकि जब अगर वो ब्रांड बिल्ड कर रहा था और अब वो वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो डैमेज भी करेगा। जरा उसके बारे में बताइए, फिर मैं थोड़ा विदेश मंत्रालय के गलियारों की तरफ चलूंगा। बिल्कुल सौरभ, अगर देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को लेकर, एक तो वो बहुत अपनी छवि को लेकर वैसे भी बहुत कॉन्शियस रहे हैं। अगर आप उनकी पूरी राजनीतिक यात्रा को देखें तो एक तरीके से एक ऐसा जैसे तराश कर बनाया हुआ मुजस्सम आप कह सकते हैं, उस तरीके से बनाई हुई एक पूरी छवि है इसके अंदर। वो बड़े कॉन्शियस रहते हैं अपनी तस्वीर को लेकर, अपने प्रोजेक्शन को लेकर। विदेश में जाते हैं तो हर जेस्चर, हर पॉस्चर को लेकर, तो स्वाभाविक रूप से ये झटका तो देता है कि खासतौर पर जिस तरीके की तस्वीरें बनाई गई थीं, चाहे नमस्ते ट्रंप हो, चाहे हाउडी मोदी हो, या इस तरीके की कई जो तस्वीरें थीं जो व्हाइट हाउस में स्वागत की थीं डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, खासतौर पर भारत के अंदर ये उम्मीद थी, जिसे बहुत सहज भदेश भाषा में कहा जाए तो भाई भरोसे की चीज़ ने धोखा दे दिया। कुछ वैसा मामला हुआ। हम इस भरोसे में थे कि ये डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन उसी का कंटिन्यूएशन होगा। हम इसे ट्रंप 2.0 यानी उसी की निरंतरता मान रहे थे जैसे कि ट्रंप पहले थे। लेकिन ट्रंप कुछ बदले से हैं, और शायद यहां पर हम कुछ पढ़ने में चूके, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हुई जिनके संकेत पहले से शायद दिख रहे थे, लेकिन हमें उस दोस्ती का एहसास था, हम ये मान रहे थे कि वो वैसा नहीं होगा और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन वहां से ट्रंप के आसपास की टीम बदली, उनके चेहरे बदले, उनका मिजाज बदला, और उसके बाद से ट्रंप ने जिस तरीके से लेन देन के साथ चीज शुरू की, ट्रंप को यदि आपको समझना है, मैं नरेंद्र मोदी की छवि पर भी आऊंगा, लेकिन सौरभ इसको ऐसे समझना चाहिए। आपने अगर कभी किसी रियल एस्टेट वाले के साथ डील किया हो, आप मकान की तलाश करने गए, तो वो सबसे पहले तो आपसे कहता है कि जी है ही नहीं मेरे पास, तो फिर आपकी जरूरत के हिसाब से वो देखता है, अच्छा ठीक है आपके लिए कुछ ना कुछ निकालता हूं। डोनाल्ड ट्रंप कुछ इस मिजाज के आदमी हैं, मूलतः रियल एस्टेट के बिजनेस से ही हैं, तो उनका जो पर्सनैलिटी ट्रेट है बिजनेस का, वो उनकी राजनीति के अंदर भी नजर आता है। तो वो सबसे पहले शुरू करते हैं कि भाई मुझे क्या और मेरा क्या, और उसके बाद जहां से भी आए हो मेरे लिए क्या लाए हो।
तो वो उस छवि के साथ में अपनी पूरी राजनीति को अप्रोच करते हैं। वो भूल जाते हैं कि अब वो ओवल ऑफिस में बैठे हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। वो आप ये कह सकते हैं, लेकिन अब पर वो यही सब हरकतें करके वहां पहुंचे भी हैं। बिल्कुल, और उन्हें अब ये दिखाना है, अगर आप उनके हालिया बयानों का विश्लेषण करें तो वो अपने आप को जॉर्ज वॉशिंगटन से बस थोड़ा ही कम मानते हैं, और वो कहते हैं कि भाई अमेरिकी इतिहास के अंदर 250 सालों के अंदर एक जॉर्ज वॉशिंगटन हुए थे और उससे ज्यादा या उनसे बस थोड़ा बहुत ही मैं हूं अब। तो वो अपने आप को सुपर इंटेलिजेंट भी मानते हैं, उनकी अप्रोच भी, और वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के जिस नारे की बात कर रहे हैं, देखिए इसके दो पहलू हैं। अमेरिका के लोगों को वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैंने आपसे जो वादा किया था मैं वो निभा रहा हूं। बीते 100 सालों के अंदर सौरभ, अमेरिका के अंदर ये टैरिफ का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। 1930 में करीब 18% टैरिफ था। आप यदि मौजूदा टैरिफ के आंकड़े को देखें तो वो करीब 18% से ऊपर जा चुका है। तो टैरिफ के मामले में अमेरिका इस समय हाईएस्ट टैरिफ इकोनॉमी बन चुका है, और ये उन्होंने करके दिखाया। अगर आप इमिग्रेशन के मामले को देखें, ये बात सही है, उन्होंने ये लागू तो करके दिखाई दिया, चाहे जैसे भी किया हो उन्होंने, लेकिन इलीगल इमिग्रेशन को उन्होंने रोका है। अमेरिका के नागरिक और खासतौर पर अमेरिका का व्हाइट अमेरिकन जो मिड लैंडर है, वो इस चीज को लेकर मानता है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने वो किया जो उन्होंने जो वादा किया था वो कर दिखाया उन्होंने। तो डोनाल्ड ट्रंप इस समय उपलब्धियां चाहते हैं, वो ट्रॉफीज चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं। उन्हें 3 चीजें चाहिए किसी भी डील में। यदि आप देखें तो वो क्या ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे लिए कोई बड़ा अनाउंसमेंट लेकर आओ, कहो कि तुम मुझसे या अमेरिका से एक बड़ी चीज खरीदोगे, चाहे वो जहाज हो, चाहे वो F-35 हो, कोई भी एक बड़ा सौदा होना चाहिए। इसके अलावा होना चाहिए एक बड़े निवेश का वादा, चाहे जापान के $700 बिलियन का वादा हो या यूरोपियन संघ के 200-500 बिलियन का वादा हो। ऐसी बहुत सारे, हर कंपनी आप देखिए थोड़े थोड़े दिन में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। एप्पल जैसी कंपनी जो दुनिया में कई जगह मोबाइल फोन बनाती है, कई उपकरण बनाती है, बाकायदा सोने का प्लैक जो है, सोने जड़ा हुआ प्लैक जो है, वो उन्हें भेंट करना पड़ा और कहना पड़ा कि भाई हम आप अमेरिका के अंदर निवेश करेंगे। अमेरिकी ही कंपनी है, लेकिन उन्हें ये चीजें चाहिए, और इसके साथ साथ वो ये चाहते हैं कि श्रेय मिले उन्हें इस चीज का कि वो अमेरिका के लोगों को ये दिखा सकें कि देखिए ये सारे लोग मेरी बात नहीं मान रहे थे, फिर मैंने इन्हें डांटा, मैंने हड़काया, मैंने फटकारा, तो देखो सब दौड़ते हुए आए और फिर सबने मेरी बात मानी। और देखिए अमेरिका कितना रसूखदार है, अमेरिका का कितना दबदबा है, अमेरिका की बात कैसे मानी जाती है, और अमेरिका को बहुत ठगा गया, छला गया। खैर, अब ये जी अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमारे विदेश मंत्रालय में, गलियारों में, वाणिज्य मंत्रालय में क्या चर्चा है, किस तरह के रिस्पॉन्सेज, किस तरह, क्योंकि ये संसद में भी डिस्कशन हो रहा है, संसद के बाहर भी हो रहा है, और देश भर का व्यापारी वर्ग तो देख ही रहा है कि इस पे हमारा अगला मूव क्या होगा। 2 पहलू हैं इसके भी। पहली बात तो ये कि अगर हम केवल गणित के नजरिए से देखें कितना असर पड़ेगा। भारत की अर्थव्यवस्था, भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमारी इकोनॉमी का चर्न जो है वो हमारे ही उत्पादन से चल जाता है। तो करीब 80% तो हम डोमेस्टिक इकोनॉमी है, लेकिन 20% हमें अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के लिए चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण यदि आपको दूं, हम करीब $16 अरब का जो कपड़ा या गारमेंट है वो निर्यात करते हैं। इस $16 अरब के निर्यात में से $5 अरब का एकमात्र डेस्टिनेशन अमेरिका है, यानी अमेरिका हमारे कपड़ों के निर्यात का सबसे बड़ा खरीदार है। तो अगर अमेरिका से ऑर्डर कैंसिल होते हैं तो असर तो पड़ेगा। तो निश्चित रूप से कॉमर्स मिनिस्ट्री इस चीज़ को लेकर चिंतित है, जो भारतीय एक्सपोर्टर्स हैं वो इस चीज़ को लेकर चिंतित हैं। 25% को लेकर सौरभ फॉर्मूला निकाल लिया गया था कि यदि चलो 25% भी होता है तो कुछ निकाल लिया जाएगा कि 1/3 अमेरिकन कंज्यूमर को पास ऑन किया जाए, कुछ 1/3 अमेरिकी इंपोर्टर्स जो है वो एब्सॉर्ब करें, और 1/3 जो है वो भारतीय जो निर्यातक हैं वो करेंगे या सरकार से कुछ इंटरवेंशन मांगेंगे। लेकिन अब तो 25% पे और डबल 25% हो गया, तो 50% हो गया। 50% यदि हो गया है तो अब तो ये आपका प्रोडक्ट ही कॉम्पिटिटिव नहीं बचा है। मतलब अब अगर वो 500% भी हो जाए तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा आप पे, क्योंकि वो प्रोडक्ट अमेरिका के बाजार में अब जाना ही नहीं है अगर इस तरीके की स्थिति बनती है। इसको लेकर चिंता है निश्चित रूप से। भारत के विदेश मंत्रालय में भी इस चीज़ को लेकर चिंता है, आखिर कहाँ चूक हुई, क्या हो गया, गड़बड़ क्या हो गई। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ कह रहे हैं और कर रहे हैं, इसमें केवल ट्रेड और टैरिफ का मामला नहीं है। हमें यह भी समझना होगा कि इस सिलसिले की शुरुआत ट्रेड टैरिफ से जरूर हुई थी, लेकिन इस बीच में सिंदूर की लाल लकीर भी खिंच गई, इस मामले के अंदर रूस के तेल का तड़का भी लग गया। तो ये सारी चीजें एक घालमेल ऐसा बन चुका है जिसमें भारत सरकार के पास में घरेलू राजनीति के लिहाज से बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। अगर मैं अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कुर्ट कैम्बल के शब्दों को उधार लूं तो मैं आपको कहूंगा कि उन्होंने अभी आज ये कहा कि
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी घरेलू राजनीति में इतना ज्यादा मशगूल हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि जिन देशों के साथ वो डील कर रहे हैं, चाहे वो मित्र देश हो या वो मित्र नेता हो, उनकी राजनीति को वो भूल जाते हैं। भारत और भारत के प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नीतियों से और अपने बयानों से ऐसी मुश्किल के अंदर फंसा दिया है जहां कंसेशन देना न तो उनकी स्थिति में है और उन्हें करना नहीं चाहिए। ये एक अमेरिकी विदेश विभाग का पूर्व जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो कह रहा है। तो अमेरिका को लेकर, अमेरिका के रिश्तों को साधने को लेकर विदेश मंत्रालय में चिंता भी है, परेशानी भी है, लेकिन अभी तात्कालिक स्थिति ऐसी बनी हुई है जिसके अंदर कोई बात की जाए तो भी इस बात का आश्वासन नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप अगले ही क्षण ट्वीट न कर देंगे और कहेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री का मेरे पास फोन आया और देखिए वो किस तरीके से मुझसे बात कर रहे थे, या भारत किस तरीके से मेरे पास गिड़गिड़ा रहा है, कैसे अप्रोच की जा रही है। तो यहां पे मसला उस पेंच में भी फंसा हुआ है इस कारण से। लेकिन अंदर खाने कोशिशें जरूर चल रही हैं कि इसे पटरी पर लाया जाए। अब वो वक्त का तकाजा है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक चीज और कहूंगा, थोड़ी देर में ना उनका टॉपिक और उनकी पिक्चर का टाइटल बदलता रहता है। तो अभी कुछ दिनों पहले तक वो आइस के मुद्दे पे थे, इलीगल इमिग्रेशन के मुद्दे पे थे, अभी वो इसके मुद्दे पे हैं। बीच में गाजा का मुद्दा आया, रशिया यूक्रेन का मुद्दा आया। हो सकता है थोड़े दिन में ये जो इंडिया को लेकर है, भारत को लेकर वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं, वो भी थोड़ा सा कम हो जाए और जब वो थोड़ा सा ठंडा पड़ेगा तो बातचीत के गलियारे खोले जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ट्रंप और पूरा अमेरिका और अमेरिका की भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की ज़रूरतें, इनमें थोड़ा सा विभेद करना होगा। ट्रंप इस समय चिढ़े नाराज हो सकते हैं, उन्हें मनाने की कोशिश भी हो सकती है, लेकिन कुछ रेड लाइंस ऐसी हैं जिन पे भारत चाह के भी कंसेशन नहीं दे सकता है। और ये बात जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भारत बड़ा टैरिफ लगाता है, गलत नहीं कहते हैं, वो सही कहते हैं। टैरिफ लगाता है भारत, लेकिन वो टैरिफ इसलिए लगाता है क्योंकि वो भारत की ज़रूरत से जुड़ा हुआ मामला है। भारत में बहुत बड़ी आबादी, आप तो खैर बहुत अच्छे से जानते हैं, भारत में एक बहुत बड़ी आबादी है जो लेबर इंटेंसिव जॉब से जुड़ी हुई है। चाहे वो फैक्ट्रियों में गारमेंट्स का उद्योग हो, चमड़े का उद्योग हो, जेम्स ज्वेलरी हो, खेती किसानी हो, डेयरी हो, इनके अंदर बहुत ज़्यादा कंसेशन दिया नहीं जा सकता है, इसलिए भी भारत हाई टैरिफ लगाता है। थैंक यू प्रणय। रोहित जी, आप अभी भी हमारे साथ। एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहता हूं, ये किसने हसीन सपना दिखा दिया ट्रंप को कि नोबेल प्राइज अब बस मिलने को ही है उन्हें? देखिए, ये आई थिंक उनकी मंशा है, खुद की मंशा है। और इसमें ऐसा माना जाता है कि क्योंकि प्रेसिडेंट ओबामा से वो खुद को हमेशा से कंपेयर करते आए हैं। प्रेसिडेंट ओबामा को 2009 में कुछ किए बिना ही नोबेल पीस प्राइज मिल गया था, तो अब उनको ऐसा लगता है अमेरिका कई बार कुछ ना करे, वही उनका ग्लोबल पीस ऑर्डर के लिए बड़ा योगदान होता है कि कहीं वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ना खोज लें, कहीं वो डेमोक्रेसी रिस्टोर करने ना चले जाएं, कहीं उनको कुछ ना मिल जाए, वो भी उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो वो उस बात को लेके आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप अभी भी मिफ्ड है। उनको लगता है कि उन्होंने 1, 2, 3, 4 पता नहीं कितनी वॉर्ड्स गिरा चुके हैं वो। आज इनफैक्ट व्हाइट हाउस में एक और समझौता कर रहे हैं अजरबैजान के और आर्मेनिया को लेके, और वहां के प्रेसिडेंट ने भी उनका नाम नॉमिनेशन में भेज दिया है नोबेल पीस कमेटी को। तो आई थिंक उनकी ऐसी मंशा है, ही वांट्स टू गो एज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। वो आज देखेंगे हम, उसमें पक्का प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बात होगी तो इसका जिक्र होगा नोबेल पीस प्राइज का। तो आई थिंक उनकी खुद की मंशा है, और फिर इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो मानते हैं, दिल से मानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज अभी तक तो मिल जाना चाहिए था। अक्टूबर में डिसाइड होगा, तो मुझे लगता है अभी तो इफ यू आस्क एनीबडी तो हर कोई ये कह रहा है कि शायद इस बार जो है उन्हें ये पीस प्राइज मिल जाए, और अगर नहीं मिलेगा तो फिर उसके बाद वो उस देश के साथ क्या करेंगे, स्वीडन के साथ, वो हमें देखना होगा। मेरा बल्ला है, मैं ही बैटिंग करूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।